हेमा मालिनी मथुरा से 2 बार की सांसद हैं और वो तीसरी बार इस लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के लिए ताल ठोक रही हैं। लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राजनीति में पिछले 1 दशक से सक्रिय हेमा मालिनी का नाम लेते हुए एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे मथुरा से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। बनाते हैं ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो ये बनाते होंगे, फिल्म स्टार तो है नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का यही वो बयान है जिस पर हंगामा मचा है। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच से हेमा मालिनी का नाम लेते हुए ऐसे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिसे ना तो हम आपको सुना सकते हैं और ना ही बता सकते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो ये बनाते होंगे, फिल्म स्टार तो है नहीं। वैसे मथुरा से नामांकन के बाद हेमा मालिनी से जब सुरजेवाला के इस बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को पीएम मोदी से सीख लेने की सलाह दे दी। एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। यही नहीं, हेमा मालिनी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को आड़े हाथों लेते हुए ये भी कहा कि फिल्म स्टार्स को जानबूझकर टारगेट किया जाता है क्योंकि वो लोकप्रिय होते हैं। अभी टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी का उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जबकि सुरजेवाला कुरुक्षेत्र में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए प्रचार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के वो सुशील गुप्ता जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी के नवीन जिंदल से है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि सुरजेवाला ने हेमा मालिनी का ही नाम क्यों लिया। आखिर वो जनता को ऐसा क्या समझाना चाहते थे जो उन्हें आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हेमा मालिनी पर दिया गया बयान सुर्खियां बटोरने लगा तो वहीं बीजेपी ने इससे मुद्दा बना लिया। वो कांग्रेस पर नारी शक्ति का अपमान करने के आरोप लगाने लगी। हम तो हेमा मालिनी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। चुनावी मौसम में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की जुबान फिसली तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने और भुनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर उनका वीडियो साझा कर लिखा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर एक घृणित टिप्पणी की है। उनकी ये टिप्पणी न केवल हेमा मालिनी के लिए है बल्कि ये बात सामान्य रूप से महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है। अमित मालवीय ने ये भी लिखा कि राहुल गांधी की कांग्रेस स्त्री द्वेषी है, यानी महिलाओं से नफरत करती है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। ये भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने भी रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान को आधार बनाते हुए कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। एक बार फिर से कांग्रेस ने जाहिर कर दिया है कि वो कितनी महिला विरोधी है। इतने अपमानजनक बयान जो दिए गए हैं रणदीप सुरजेवाला जी की तरफ से, जो इतने सीनियर लीडर हैं, शायद उन्होंने प्रियंका गांधी जी की बात ठीक से सुनी नहीं या समझी नहीं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। चुनावी मौसम में जुबान फिसली तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, लिहाजा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने फौरन अपनी सफाई पेश कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी के आईटी सेल को काट छांट, तोड़ मरोड़, फर्जी झूठी बातें फैलाने की आदत बन गई है ताकि वो हर रोज मोदी सरकार की युवा विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों, विफलताओं और भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश से देश का ध्यान भटका सकें। पूरा वीडियो सुनिए। मैंने कहा हम तो हेमा मालिनी जी का भी बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो धर्मेंद्र जी से ब्याह रखी हैं, बहू हैं हमारी। यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने ये भी कहा कि न तो उनका इरादा हेमा मालिनी का अपमान करने का था और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का।
रणदीप सुरजेवाला ने अपनी सफाई तो पेश कर दी, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब सियासी अखाड़े में पुरुषों से दो हाथ करती किसी महिला पर आपत्तिजनक बयान दिया गया हो। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। 2 हफ्ते पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष और वहां के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने किडनी के बदले अपनी सगी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दिया है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर भी खूब सियासी हंगामा मचा था, जबकि रोहिणी आचार्य का कहना था कि ऐसी ओछी बातों का जवाब जनता देगी। कि लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। सम्राट चौधरी के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब उनके इंस्टाग्राम हैंडल से हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। हालांकि विवाद खड़ा होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम से ये पोस्ट डिलीट कर दी थी। साथ ही उन्होंने सफाई दी थी कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से एक ने ये अनुचित पोस्ट किया है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें चेतावनी वाला नोटिस थमा दिया। कहा तो यहां तक जाता है कि गलत पोस्ट की वजह से ही कांग्रेस ने महाराजगंज सीट से उनका पत्ता भी काट दिया, जहां से वो 2019 में चुनाव लड़ी थी। संदेश खाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की सियासत एक बार फिर गर्माती नजर आ रही है। इस बार जरिया बना बंगाल का कूच बिहार, जहां ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने ही रैली की। दीदी, आपने अच्छा नहीं किया। अब जनता आपको जवाब देगी। रुपया लेते हैं और बोलता है बीजेपी पार्टी को दे दो। ऐसे बहुत सारे आदमी मेरे को चुपचाप करके बोला। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद पहली बार ममता बनर्जी और पीएम मोदी ने एक ही लोकसभा सीट पर एक दूसरे के खिलाफ हमला बोला। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली की और बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरा। हालांकि इस दौरान वो भाषा की मर्यादा भूल गईं। বলছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব, তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। ममता बनर्जी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और उन्होंने बिना देर किए अपने शब्द वापस ले लिए। সরি, আমি উইথড্র এ ওয়ার্ড, আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। রাগের চোটে, রাগ শান্ত করা উচিত। लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कूच बिहार से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के खिलाफ आपराधिक मामलों का जिक्र करते हुए धावा बोला। हालांकि जब पीएम मोदी कूच बिहार आए तो उन्होंने एक बार फिर संदेश खाली का मुद्दा उठाते हुए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दरअसल बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में शामिल कूच बिहार सीट बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। कूच बिहार से बीजेपी ने निशित प्रामाणिक को अपना प्रत्याशी बनाया है। निशित प्रामाणिक ने 2019 में यहीं से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। निशित प्रामाणिक राजवंशी समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी उत्तर बंगाल में 30% है। लिहाजा इस बार टीएमसी ने भी यहां से राजवंशी समुदाय के नेता और एमएलए जगदीश वर्मा बसुनिया को मैदान में उतारा है। तो शायद यही वजह है कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी ने आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद बंगाल के कूच बिहार को चुना और एक दूसरे पर वार पलटवार करते नजर आए। बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब उनका मुकाबला वहां आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती से होगा, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू।
पप्पू और पूर्णिया। बिहार की सबसे हॉट सीट मानी जा रही पूर्णिया पर पिछले कुछ दिनों से चल रही सियासी अटकलों पर विराम लगाते हुए पप्पू यादव ने आखिरकार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पप्पू यादव कुछ दिन पहले ही पूर्णिया से टिकट मिलने की आस में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर दिया था, लेकिन इंडिया गठबंधन में पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में गई और लालू यादव ने वहां से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाकर पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बीमा भारती आरजेडी से पहले जेडीयू में थी और नीतीश सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन लालू यादव ने पूर्णिया से विधायक बीमा भारती को संसद भेजने का न्योता देकर आरजेडी में शामिल करवाया और पूर्णिया से टिकट देकर पप्पू यादव को सीधी चुनौती दे दी। पप्पू यादव ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कांग्रेस पूरे मामले पर गठबंधन धर्म को निभाते हुए खामोश रही, जिसका असर ये हुआ कि पप्पू यादव ने आखिरकार पूर्णिया से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में जीत के दावे के साथ ताल ठोक दी। पूर्णिया में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान मतदान होगा और नामांकन के आखिरी दिन पप्पू यादव ने अपनी मां का आशीर्वाद लेकर चुनावी दंगल में ताल ठोक दी। पप्पू यादव सेवा किए हैं, पूर्णिया का जनता उसको करेंगे, इतना मत करेंगे 2 लाख 3 लाख से जीतेंगे। इस दौरान पप्पू यादव के परिवार और उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। नामांकन दाखिल करने के दौरान पप्पू यादव ने इस बात का दावा भी किया कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है और चुनाव जीतने से ज्यादा देश का विश्वास जीतना उनके लिए मायने रखता है। कांग्रेस के हाथ के साथ होने का दावा करने वाले पप्पू यादव ने आखिरकार अपनी अलग राह पकड़ ही ली। पप्पू यादव अपने ही अंदाज में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने बाइक पर सवार होकर पहुंचे। नामांकन के बाद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन वो जीतेंगे और हर परिवार की खुशी के लिए भ्रष्टाचार और नफरत को खत्म करेंगे। पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में लाना मेरा पहला संकल्प होगा और जातीय उन्माद को खत्म करना और जड़ से भ्रष्टाचार को मिटा देना मेरे जिंदगी का पहला कर्तव्य होगा। पप्पू यादव ने इस दौरान इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का दावा भी किया। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी है। इस बीच कांग्रेस ने पप्पू यादव से किनारा कर लिया। पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कोटे में 40 में से जो 9 सीटें आई हैं उसमें पूर्णिया नहीं है। पूर्णिया आरजेडी के कोटे में है और आरजेडी ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब पप्पू यादव का मुकाबला बीमा भारती से होगा, जो पूर्णिया सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार हैं और 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। उनकी 1,45,50,000 की संपत्ति है। बीमा भारती पर 16,56,000 रुपए का कर्ज भी है। बीमा भारती पर 3 आपराधिक केस भी दर्ज हैं। वहीं पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव 1 बार विधानसभा चुनाव जीते। उनके पास 11 करोड़ 95 लाख से अधिक की संपत्ति है, जिसमें 1.5 करोड़ की कृषि भूमि है। 1 करोड़ 76 लाख से अधिक का लोन है। पप्पू यादव पर 31 आपराधिक केस भी दर्ज हैं। इस बीच कांग्रेस ने साफ किया कि इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती को जिताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। महाराष्ट्र की सियासत में पवार परिवार की सियासी जंग अब खुलकर सामने आ गई है। बारामती सीट पर शरद पवार गुट ने सुप्रिया सुले को मैदान में उतारा तो उन्हें टक्कर देने के लिए अजीत पवार गुट ने सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान कर दिया। ननद भाभी की इस सीधी जंग से साफ हो गया कि चाचा भतीजे की ये लड़ाई वैचारिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। महाराष्ट्र में सियासी तूफान। बारामती सीट पर घमासान। ननद भौजाई की लड़ाई अब खुलकर सामने आई। महाराष्ट्र में पवार वर्सेस पवार की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। एक दिन पहले बारामती सीट से शरद पवार गुट की एनसीपी ने सुप्रिया सुले के नाम का ऐलान किया तो उसके कुछ देर बाद ही उसी सीट पर अजित पवार गुट ने भी सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान कर दिया।
जिससे ये साफ हो गया कि अब बारामती सीट पर सीधे सीधे पवार परिवार की जंग होगी, क्योंकि एक तरफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। यानी बारामती सीट पर अब सीधे सीधे ननद और भाभी के बीच टक्कर होगी। अभी मैंने घोषित किया है कि बारामती से सुनेत्रा वहिनी अजित पवार ये वहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। अजित पवार गुट ने सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान किया तो सुप्रिया सुले ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। भाभी को रिश्ते में मां समान बताते हुए सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि परिवार को सियासी जंग में फंसाकर बीजेपी शरद पवार को खत्म करने की कोशिश में जुटी है। बड़े भाई की बीवी जो हमारी भाभी होती है वो भाभी माँ समान होती है, और ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, जिन्होंने मेरी माँ को मेरे खिलाफ लड़ाने का षड्यंत्र किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमें लड़ाई क्यों कर रही है, क्योंकि वो आदरणीय पवार साहब को खत्म करना चाहते। वहीं सुनेत्रा पवार के नाम का ऐलान होते ही उनके समर्थक जोश से भरे नजर आए। आपकी बात सुनेत्रा वहिनी पवार। इस मौके पर सुनेत्रा पवार ने भी पीएम मोदी और महायुति के नेताओं का आभार जताया। ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं, और मुझे काम करने की जो अभी ये संधि दी, इसके लिए मैं सबसे आभारी हूँ। बारामती सीट पर इस बार भले ही कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा रही हो, लेकिन 1984 से ये सीट शरद पवार का गढ़ रही है। 1984 में शरद पवार इस सीट से पहली बार संसदीय चुनाव जीते थे। उसके बाद 1991 में उनके भतीजे अजित पवार ने वहां से जीत दर्ज की। 1991 में हुए उपचुनाव में शरद पवार वहां से दोबारा जीते। इसके बाद 1996, 1998 और 1999 और 2004 में शरद पवार ने वहां से फिर जीत दर्ज की। शरद पवार के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी वहीं से सांसद हैं। सुप्रिया सुले ने बारामती सीट से 2009, 2014 और 2019 में जीत दर्ज की। इस सियासी लड़ाई को भले ही विचारधारा की लड़ाई बताया जा रहा हो, लेकिन ननद के सामने भाभी के खड़े होने से ये साफ है कि पवार परिवार में ये जंग वैचारिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। अजीत पवार और सुप्रिया सुले चचेरे भाई बहन हैं, और इस रिश्ते से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ननद भाभी हुई। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि सुप्रिया सालों से राजनीति में सक्रिय है। शरद पवार ने 2009 में बारामती सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंप दी थी, और उसके बाद से सुप्रिया वहां से अब तक लगातार 3 बार सांसद चुनी जा चुकी है। जबकि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 60 साल की सुनेत्रा पवार एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुनेत्रा पवार भारतीय पर्यावरण मंच नाम के एक एनजीओ की संस्थापक हैं। साथ ही वो विद्या प्रतिष्ठान के लिए ट्रस्टी के तौर पर भी काम करती हैं। सुनेत्रा पवार के भाई वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और पूर्व मंत्री पदम सिंह पाटिल हैं, जबकि उनके भतीजे राणा जगजीत सिंह पाटिल उस्मानाबाद से विधायक हैं। उनके बड़े बेटे पार्थ ने मावल से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। सुप्रिया के खिलाफ सुनेत्रा के चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी, क्योंकि वो बारामती में लगातार सक्रिय थी। और अब खबरें विस्तार से। दिन भर काम के बाद हर इंसान सुकून भरी नींद चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये नींद कई बार असल जिंदगी में आपकी नींद उड़ा सकती है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है खर्राटे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रात में नींद के दौरान लिए जाने वाले खर्राटे पति पत्नी के रिश्ते तोड़ने की एक बड़ी वजह बन जाते हैं कई बार। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के एक सर्वे के मुताबिक खर्राटे अमेरिका में तलाक की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। बाकी 2 वजहों में एक अवैध संबंध और दूसरा है आर्थिक विवाद यानी पैसों की लड़ाई। खर्राटों की वजह से अमेरिका में तलाक के मामले तो बढ़े ही हैं, पारिवारिक रिश्तों में भी कड़वाहट बढ़ी है। खर्राटों वाली इस कड़वाहट का असर ये हो रहा है कि पति पत्नी अलग अलग सो रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्लीप डिवोर्स का नाम दिया है, यानी पति पत्नी एक घर में साथ तो रहते हैं लेकिन सोते अलग अलग कमरों में हैं। स्लीप डिवोर्स में पार्टनर्स अलग तो नहीं होते, लेकिन रिश्ते में रहते हुए भी उनके बीच अटैचमेंट काफी कम हो जाता है। एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि करीब 30% शादीशुदा जोड़े खर्राटों की वजह से अलग अलग सोना पसंद करते हैं। साथ नहीं सोने की वजह से उनके रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है और आगे
आगे चलकर ये तलाक की बड़ी वजह बनते हैं। खर्राटे एक शाश्वत समस्या है और इससे कोई नहीं बच पाया है, ना तो पुरुष और ना ही महिलाएं। और ये कोई नई समस्या भी नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में 57% पुरुष और 40% महिलाएं खर्राटे लेती हैं। भारत की अगर हम बात करें तो 43% लोग कभी कभी खर्राटे लेते हैं और 20% लोग नियमित तौर पर खर्राटे लेते हैं। राहत की बात यह है कि भारत में खर्राटों की वजह से तलाक के मामले बेहद कम हैं। लेकिन ये खर्राटे अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े और तनाव की वजह बन जाते हैं। कई बार तो ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पति पत्नी अलग अलग कमरों में सोने लगते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी दिल्ली की रितु गांधी की भी है। रितु 2016 से ही खर्राटों की समस्या से परेशान थीं। तो एक बार नेफ्यू आया हुआ था ग्वालियर से, तो मैं सोई और मेरी स्नोरिंग बहुत तेज, तो वो अपनी मम्मा को बोलता है बुआ को पता नहीं क्या हो गया, वो जोर जोर से रोने लगा। वो छोटा था, तो मतलब इतनी ज़्यादा मेरी स्नोरिंग थी। इवन मेरे साथ कोई सोने को तैयार ही नहीं होता था कि ये बहुत स्नोरिंग करते हो। इवन मेरा दरवाजा भी बंद कर देता था रूम का, तो प्रॉब्लम तो होती। खर्राटों की वजह से हालात इतने बिगड़ गए थे कि रितु के पति दूसरे कमरे में सोने लगे थे। मेरे हस्बैंड में हम अलग अलग ही सोते थे, क्योंकि वो कहते थे मुझे दिन भर काम करना है तो मैं सो नहीं पाता हूँ, तो इसलिए हम लोग अच्छा है कि अलग अलग सोए ताकि मैं रात भर सो सकूं। हालांकि बाद में रितु गांधी ने डॉक्टरों की मदद ली और अब उनके खर्राटे बेहद कम हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 80% शादीशुदा जोड़ों में से कोई एक या दोनों खर्राटे लेते हैं। सिर्फ 20% जोड़े ऐसे हैं जो खर्राटों की समस्या से बचे हुए हैं। दिल्ली के राज सुखवानी भी 20 साल से खर्राटों की समस्या से जूझ रहे हैं। इनके खर्राटों से परेशान होकर इनकी पत्नी दूसरे कमरे में सोने लगी थी। झटका जिसे कहते हैं लाइफ में तब आया जब मेरी वाइफ ने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया स्नोरिंग की वजह से। सो इट वाज सो डिस्टर्बिंग टू द फैमिली। एंड इवन जब कभी हम सोशल गैदरिंग्स में जाते थे तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे यार हम तो तेरे रूम में तो नहीं सो सकते यार। राज सुखवानी का कहना है कि जब परेशानी बढ़ गई तो उन्होंने डॉक्टरों की सलाह ली, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि खर्राटे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है और इनके चलते आपस में झगड़ने की बजाय पति पत्नी को डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। मेरे पास 30+ एजेस के भी बॉयज गर्ल्स जो यंगस्टर्स हैं आते हैं, बिकॉज उनका पुअर स्लीप हाइजीन है, सोने के पुअर वेज हैं, लेट स्लीपर्स हैं, और देयर आर मैनी अदर रीजन, जिनको नेजल कंजेशन है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है। बेसिकली स्नोरिंग जो है उसका मतलब ये होता है कि आपकी एयरवेज में रुकावट है, आपको सांस लेने में दिक्कत है। तो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उसी से जो प्रोड्यूस होती है साउंड, उसको हम स्नोरिंग कहते हैं। जानकारों का कहना है कि जीवन शैली और सोने के तरीके में कुछ बदलाव करके खर्राटों की समस्या पर बहुत हद तक लगाम लगाई जा सकती है। इसके लिए तमाम तरह की दवाइयाँ, थेरेपी और एक्सरसाइज हैं। साथ ही सोने के समय और तरीके में बदलाव करके भी खर्राटों की समस्या को कम किया जा सकता है। खर्राटों से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर्स बाईं करवट सोने की सलाह देते हैं। साथ ही वजन काबू में रहने से भी खर्राटों की समस्या कम हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को सोने से पहले गले को तर रखने की भी सलाह देते हैं। इंसान जो पार्टनर है जो साथ सोया हुआ है और खर्राटे ले रहा है, और दूसरा इंसान भी ऑब्वियसली सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते थक चुका है, और उसकी नींद फिर उन खर्राटों की वजह से पूरी साउंड स्लीप नहीं हो पाती, और पूरी नहीं हो पाती तो अगले दिन उसका जो असर है वो अगले दिन नज़र आता है। और अगर वो कई दिनों तक ऐसे नींद खराब हो जाए तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा असर नज़र आता है, जिसके अंदर चिड़चिड़ाहट होती है, परेशानी होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि खर्राटों की वजह से बिखरते रिश्तों की एक बड़ी वजह ये है कि दोनों पार्टनर्स में से कोई ये मानने को तैयार नहीं होता है कि वो सोते समय खर्राटे लेता है। इसका असर ये होता है कि दोनों के बीच तल्खी बढ़ने लगती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दोनों पार्टनर्स खर्राटे लेने की बात ईमानदारी से कबूल करें और इसके लिए मेडिकल हेल्प लें तो मामला बिगड़ने से पहले ही ये समस्या खत्म हो सकती है। मेरठ लोकसभा सीट की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है। लेकिन अरुण गोविल के जवाब में अब अखिलेश यादव ने भी महिला कार्ड खेल दिया है और मेरठ से सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार बना दिया है।
समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन जारी। मेरठ सीट पर तीसरी बार बदला प्रत्याशी। अब सुनीता वर्मा मेरठ से लड़ेंगी चुनाव। मेरठ में चुनाव क्या हो गया, ये तो चक्रव्यूह हो गया, जिसे भेदने के लिए अखिलेश यादव कई दिनों से माथापच्ची करने में जुटे हैं। लेकिन अब उम्मीदवार के नाम पर आखिरी मुहर लग गई है। कई दिनों के सियासी गुणाभाग के बाद अखिलेश यादव ने मेरठ लोकसभा सीट से पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुनीता वर्मा पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी हैं। सुनीता साल 2017 में बहुजन समाज पार्टी से मेरठ की मेयर रह चुकी हैं। क्योंकि सुनीता वर्मा अनुसूचित जाति से आती हैं, इसलिए अखिलेश यादव को डर था कि अगर उन्होंने सुनीता को टिकट नहीं दिया तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सुनीता को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसलिए अखिलेश यादव ने वर्तमान विधायक अतुल प्रधान का टिकट काटकर नामांकन के आखिरी दिन सुनीता वर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि सुनीता वर्मा की साफ सुथरी छवि और उनके अनुसूचित जाति से होने की वजह से मेरठ में इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा और मुस्लिम SC वोट की बदौलत वो रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले बीजेपी के अरुण गोविल का मुकाबला कर पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, गोविल जी को जय श्री राम। समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा के नाम पर मोहर लगाई तो सुनीता ने भी तुरंत नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सुबह तक सुनीता वर्मा लखनऊ में थी, लेकिन जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ तो वो तुरंत प्राइवेट जेट करके मेरठ पहुंची और अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सुनीता वर्मा अपने पति योगेश वर्मा और तमाम समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची और अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मेरठ से अपनी जीत की हुंकार भी भरी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी की खबरों से भी इनकार किया। सबसे पहले तो जीत की तरफ करेगी कि हमें पूरा विश्वास है कि सब समाज मेरे साथ है और हम जीतेंगे। बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी गरीब जो नौकरियां नहीं निकल रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी खत्म करें और नौकरियां मिले। हालांकि सुनीता वर्मा के लिए यहां जीत की राह इतनी भी आसान नहीं रहने वाली और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके सामने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। लेकिन मेरठ के सियासी समीकरण के दम पर सुनीता को जीत की उम्मीद जरूर है क्योंकि मेरठ सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की एक बड़ी आबादी रहती है। साल 2011 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इन आंकड़ों के अनुसार मेरठ की कुल आबादी 35 लाख है, जिसमें 65% हिंदू हैं और 36% मुसलमान हैं। मेरठ में कुल वोटर्स 19,64,388 हैं, जिसमें 55.09% पुरुष मतदाता हैं, जबकि 44.91% महिला वोटर्स हैं। सोना और चांदी इन दिनों रिकॉर्ड तेजी पर है। 10 ग्राम सोने की कीमत 70,000 रुपए के पार पहुंच गई है, जबकि चांदी का भाव 79,600 रुपए प्रति किलो है। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है, सोना और चांदी अभी खरीदना चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब दे रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। जी हाँ, चांदी की तो चांदी है ही, सोने की भी चांदी है। तो हमारी जितनी भी महिला दर्शक हैं और जितने भी पुरुष दर्शक भी जो सोने में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, निवेश करके बैठे हैं, उनके चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट आनी चाहिए क्योंकि सोना और चांदी ये दोनों ही बड़ी तेजी में है। सोना न रुकता है, न झुकता है, न गिरता है और न ही थकता है, बिल्कुल तेजी के मूड में। और आज एक नया रिकॉर्ड सोने ने बनाया है। पहली बार इतिहास में 70,000 के पार, 70,275 ये लेवल बनाया इतिहास में सोने ने। दिन के दौरान हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है। चांदी भी लगभग 80,000 के करीब पहुंचती दिख रही है। 69,500 के आसपास चांदी पहुंची है। इनफैक्ट 69,700-800 तक भी पहुंची है। तो चांदी भी 80,000 के बेहद करीब है और सोना भी 70,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा है। अब आप सोचेंगे हो क्या रहा है भाई, ऐसी तेजी तो सोने चांदी में हमने कभी देखी ही नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे हैं। जी हाँ, ऐसी तेजी कभी हुई नहीं। इस मतलब पिछले 2 महीने में 11-12% सोना भाग चुका है। और चांदी में तो पूछे मत, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक को चाहिए सोना। लोगों के पास बहुत पैसा है, लिक्विडिटी है, सोना खरीदो। अमेरिका में ब्याज दरें आगे चल के घटेगी
सोना खरीदो। दुनिया भर में कोई किसी के लड़ाई झगड़े, दो देशों के बीच में युद्ध वाली सिचुएशन, पॉलिटिकल टेंशन, सोना खरीदो। मतलब हर बात पे सोना खरीदना ही है। और क्यों ना खरीदे भाई, जब सोना खरीद कर बढ़िया पैसा बन रहा है तो सोने में तेजी भी हो भी रही है, नया पैसा भी आ रहा है। लेकिन अब चिंता उन लोगों की है जिन्हें और खरीदना बाकी है। आप और हमारे जैसे करें तो क्या करें, बढ़े ही जा रहा है, क्या कर सकते हैं इंतज़ार करने के अलावा। एक तरफा तेजी हो रही, हमेशा नहीं होगी, थोड़ा रुकेगा भी। अब बड़े लेवल के आसपास आया, उम्मीद करें कि हल्की फुल्की अगर कमज़ोरी बने तो आप 2 से 3 हज़ार रुपये, वो अगर आप ये सोच रहे हो वापस वही 55,000 60,000 के लेवल सोने में आ जाए, भूल जाओ भाई, वो तो होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ 67-68 हज़ार के आसपास सोना है, पकड़ लीजिएगा। चांदी थोड़ी बहुत 3-4 हज़ार रुपये नीचे आ जाए तो खरीदने का आपको एक बार मौका दे देगी। तो थोड़ी एक तरफा तेज़ी जो चल रही ना, इसमें थोड़े एडजस्टमेंट वायदा कारोबार के भी हैं, ये हो जाने दीजिए। 2-4 दिन शांति से बैठिए, तब तक तेज़ी हो रही, आनंद लीजिए। जो कुछ आपके पास सोना चांदी है उसके दाम बढ़ रहे हैं, खुश हो जाइए। और जो खरीदने का मन है, थोड़ी देरी तो हो चुकी है, अगली बार जब थोड़ी गिरावट आए, करेक्शन आए, डिप आए, उसमें खरीदने का अपना मन बनाएं। जी न्यूज़।